नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 मई 2022 को मैंने ये घोषणा की थी कि जन स्वराज अभियान मैं बिहार में शुरू कर रहा हूँ। 5 मई 2022 को पत्रकार बंधुओं से वार्ता में मैंने पटना में ये बताया था कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात पैदल चल के जाने का प्रयास करेंगे। उस समय का अनुमान था कि 1 से 1.5 वर्ष में करीब करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चल के इस काम को किया जा सकता है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी विद्यारवा आश्रम से ये पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की और तब से बिना ब्रेक लिए हुए, ये बात मैं आपको फिर से एम्फसाइज कर देता हूँ, 2 अक्टूबर 2022 से जब चलना शुरू किया है तब से ये पदयात्रा रुकी नहीं है। पर्व, त्योहार, जाड़ा, गर्मी, बरसात लगातार हम लोग चले, घर नहीं गए हैं, गाड़ी का कहीं उपयोग नहीं किया है, एक कदम भी गाड़ी पर नहीं बैठे। और मैं रोज अपने गांव में भी जब पदयात्रा में जाता हूँ अपने साथियों को भी बताता हूँ कि गाड़ी, अभी भी आपने चर्चा सुनी होगी, लोग बताते हैं कि गाड़ी से जाइएगा तो ज्यादा लोगों से मिल पाइएगा, ज्यादा जगह भी विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग की जो पूरी सोच है कि पदयात्रा में कितने किलोमीटर हम चल रहे हैं, कितने गांव में जा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए में लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूँ, पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे। डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली, फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है, मतलब हिंदी में मसल फट गया है। और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है, मतलब 20, 22, 25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए, तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यही स्थगित कर रहे हैं और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। जब मैं समस्तीपुर वापस लौटूंगा 15 दिन के बाद, तो इसको उसी तरीके से जैसे पिछले 7 महीने से किया जा रहा है, समस्तीपुर से आगे की बिहार की यात्रा उसी तरीके से पूरा की जाएगी। अगर फिर से कोई दिक्कत शरीर में हुई तो उस समय वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी की सोच यही है कि जिस व्यवस्था में हम लोगों ने अभी तक पदयात्रा की है, इसी व्यवस्था और इसी प्रयोजन के तहत आगे इस काम को बढ़ाया जाएगा। आपने जो, बस मेरी ओर से इतना ही आपको सूचित करना था। बीमारी कुछ नहीं है,
मेरा लेफ्ट पैर जो है बाएं पैर में मसल फट गया है और डॉक्टर उसकी वजह बता रहे हैं लगातार खराब सड़कों पर 20-22 किलोमीटर डेली चलने से ये मसल टियर हुआ है, जिसको हील होने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। कोई दवा भी खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट की बात है। उस पैर पर, बाएं पैर पर ज्यादा वजन नहीं देना है, खासकर बहुत लंबा चलना नहीं है। लेकिन उन सबका अनुमान है, पटना में जो डॉक्टर हैं या बाहर के भी डॉक्टरों से, जिन लोगों से भी हम लोगों ने सलाह लिया, सबका मानना है कि 10 से 15 दिन में ये रिकवर हो जाएगा। और हो जाएगा तो इसी मैदान, इसी जगह से फिर जून के प्रथम सप्ताह से पदयात्रा को पुराने ही तरीके से फिर शुरू किया जाएगा। उसमें कोई चेंज नहीं होगा और आगे ये पदयात्रा बिना किसी ब्रेक के वैसे ही चलती रहेगी। आपने ठीक कहा। बस एक बात मैं कह के आपसे सवाल लूंगा, पत्रकारों के लिए हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आप मुझे शुभकामना दे सकते हैं बिहार होने के नाते, तो वैसे मैं भी आपको शुभकामना दे सकता हूँ। पत्रकारों की हालत में हमेशा कहता हूँ वो डॉक्टर हैं जो सब गांव भर का इलाज कर सकते हैं लेकिन अपना इलाज नहीं कर सकते। दुर्दशा है। लेकिन आप बिहार के नागरिक भी हैं, आप तो देख रहे हैं कि पूरे राज्य में लोगों की क्या दुर्दशा है। तो आप और हम भी उसी के सहभागी हैं। व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, व्यक्तिगत तौर पर आप समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन समाज के तौर पर हम लोगों की हालत बदहाल है। 2 दिन पहले अभी सरकारी आंकड़ा आया है और बिहार में 52% लोग, बिहार में देश में सबसे ज्यादा 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये सबसे भयावह स्थिति बिहार में अभी पूरे देश में है। यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमाते। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बाकी सुविधाओं की जो स्थिति है वो सब आपको पता है। इस पूरे पदयात्रा के दौरान करीब करीब 3000 गांवों में अभी तक मैं पैदल गया हूँ। उसका अपना अनुभव आप लोगों के माध्यम से साझा भी किया है। वो चर्चा आगे चलती रहेगी, लेकिन बिहार में 40,000 गांव है, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आपके माध्यम से ये बात फिर से, चाहे कितनी भी बाधा आए, मैं पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हूँ। 1 बरस लगे कि 2 बरस, इसको इसी फॉर्मेट में, इसी ईमानदारी और शुद्धता से पूरा बिहार जरूर करेंगे। कहीं सवाल ही नहीं है उससे पीछे टिकने का या बदलने का। ये जरूर हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन बीमार पड़ जाए, लेकिन अगर बीमार पड़ भी गए तो भी खड़े होकर वापस आकर इस काम को शुरू करेंगे। हर हालत में इस काम को मुझे करना ही है। तो कहीं इसमें कोई किंतु परंतु आप सोचिए मत, सवाल ही नहीं पैदा होता है इसको रोकने का। 10 दिन के लिए इसको स्थगित किया है, इसको बदला नहीं है, इसको रोका नहीं है, स्थगित किया है। जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे ही वापस आकर, जैसे ही मसल टियर रिपेयर हो जाएगा, वापस आकर उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको फिर से पुनः करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉइंट ऑफ टाइम अभी आउटर लिमिट डॉक्टर्स ने जो रखा है उसके हिसाब से 11 जून को हम यहाँ फिर से शुरू कर सकेंगे। और वो इसलिए कि जब हम वापस आएंगे तो 3-4 दिन तक ये पूरी व्यवस्था को फिर बनाने में लगता है। जैसे अगर आप इंजन को ऑफ कर दें तो उसको चालू होने में 3-4 दिन लगता है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड 15 दिन का रेस्ट है, लेकिन मैं पूरे काम कर रहा हूँ। हर दिन जो टीम काम कर रही है वो टीम काम करती रहेगी, मैं भी काम कर रहा हूँ। और 1 से 10 तारीख के बीच में मैं यहाँ वापस लौटूंगा। लौट कर 2-3 दिन जितने लोगों से मिलकर पदयात्रा को सुचारू रूप से चालू कराने की जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। हर हालत में अगर स्थिति बहुत नहीं बिगड़ी तो 11 तारीख इतवार है, उस दिन हम लोगों के दिमाग में है कि 11 जून से इसको फिर से शुरू करेंगे। भैया पदयात्रा में कितने लोगों से मिल चुके हैं ये तो संख्या गिन पाना बड़ा मुश्किल है। मैंने जैसा आपको बताया करीब 3-1 गांव में पैदल चल के गए हैं हम लोग, और एक दिन में 8 से 10 गांव में जाते हैं। अभी तक का जो अनुभव रहा है वो तो जब मैं जिस दिन आया था मैंने बहुत विस्तृत तौर पर सारे पत्रकार बंधुओं से आपसे चर्चा की है, और फिर जब हम वापस आएंगे तो प्रखंड वाइज मिलकर वो बताते ही हैं। मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता इस चीज के लिए नहीं है कि अभी तक का अनुभव क्या है,
कोई आपके जनरल सवाल है तो? एक सवाल इधर से पूछना चाहता हूँ। मैं न्यूज 18 में काम करता हूँ और जब आपने यात्रा शुरू की थी भितियारवा से, उसके पहले मैंने आपका डिटेल इंटरव्यू भी किया था। 2500 किलोमीटर चलने के बाद बिहार के 2-3 मुख्य मुद्दे क्या हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? तभी भी मैंने ये सवाल पूछा था, उसमें ग्राउंड सिचुएशन में कितना बदलाव आया है? देखिए, तो चलती रहेगी, लेकिन मुख्य मुद्दे क्या? मुख्य मुद्दे में हर जगह अपनी बात बताता हूँ। बिहार में अभी 2500 से ज्यादा गांव में जाने के बाद, 8 महीने गांव में रहने के बाद, मेरे हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी लोगों की नजर में समस्या है वो बेरोजगारी और पलायन है। बेरोजगारी और पलायन बिहार की बड़ी समस्या है। ये बताने के लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं, लेकिन पदयात्रा करने से जो अनुभव मुझे मिला कि ये हम लोग समझते हैं कि बेरोजगारी सिर्फ गरीबों के लिए समस्या है, ऐसी बात नहीं। बिहार में जो रिलेटिव बेसिस पे समृद्ध परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े किसान हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतनी ही परेशानी है जितने गरीब व्यक्ति को। यही हाल कमोवेश पलायन की है। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है ये गरीब और मजदूरों की समस्या है, ऐसी बात नहीं है। जब गांव में मैं गया हूँ 2500 गांव में, तो मैंने ये इसकी विकरालता का अनुभव किया है। इसके सामाजिक पहलुओं को हम लोगों ने देखा है। शायद ही कोई ऐसा घर है किसी गांव में जहां पर माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रहते हो, चाहे आप गरीब हो या अमीर। पलायन यहाँ बिहार के हर परिवार की सच्चाई है। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चे 18 साल 20 साल की उम्र में मजदूरी करने चले गए। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, समृद्ध परिवार के हैं, तो भी 18-20 साल का जो बच्चा है या तो उससे पहले ही हॉस्टल में चला गया पढ़ने, या आगे की पढ़ाई के लिए उसको बिहार छोड़कर जाना है, नौकरी करने उसको बाहर जाना है। आपके घर में जो वृद्ध है उसको चिकित्सा के लिए बाहर जाना है। कोई ऐसा परिवार, रेयर ही कोई मिलता है गांव में, जो परिकल्पना है परिवार की, वो कहीं ना कहीं बिहार से खत्म हो गई। हम 7 महीने से पैदल चल रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर ये पैदल चल रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। लेकिन मैं रोज ये बताता हूँ कि बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है कि वो अपने बाल बच्चों के साथ रहने का सुख आपको नहीं है, चाहे आप गरीब हो या अमीर। जो अच्छे परिवार है, समृद्ध परिवार है, उनके भी बाल बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने की, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो गरीब परिवार है उनके तो जीवन की नियति बन गई है कि साल में 10 दिन 15 दिन ही अपने घर के जवान, जो लड़का है, बच्चा है, समांग है, मर्द है, आके रहता है। बाकी पूरे साल घर में महिलाएं और बच्चे और बूढ़े यही है। जो लड़का भी यहाँ जवान हो गया, 18 साल 20 साल का हो गया, उसको अपना घर, अपना परिवार, अपनी मिट्टी छोड़कर जाना है, और तब तक बाहर रहना है जब तक उसका शरीर जवान है, साथ दे रहा है। जब वो आदमी थकता है, 50-55 की उम्र में वापस आता है, बाहर मजदूरी करना, नौकरी करना बंद करता है, तो उसके घर में जो जवान लड़का है वो वापस जाता है। यही स्थिति कमोवेश अच्छे परिवारों की भी है, जहाँ लोग नौकरी, रिटायरमेंट के बाद गांव में लौटे हैं, लेकिन जब गांव में वो लौटने तब उनके बच्चे उनके साथ रहने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी और पलायन, इसकी विकरालता और इसका समाज पर जो असर है वो इतना गहरा असर है कि कहीं ना कहीं जीवन की लोगों ने इसकी सच्चाई मान ली है। अपने हस्बैंड के साथ रहना ये सोच ही नहीं है लोगों को मालूम है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बाहर ही रहेगा। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो किसानों की समस्या, क्योंकि खेती यहाँ बहुत बड़ा विषय है। तो किसानों की यहाँ समस्या है। बोलचाल की भाषा में लोग गांव में बताते हैं कि पहले के जमाने में, आज से 15-20 साल पहले, जो लोग खेती किसानी करते थे वो अपना पेट भरने के साथ साथ मेहनत करके 2-4 कट्ठा जमीन, खेत खरीद पाते थे हर 5 साल 10 साल में। आज किसानों की समस्या ये है कि हर किसान परिवार, अगर उनके घर में कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, तो हर 5 वर्ष में किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचना। कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई शादी आ जाए, तो उसको जमीन बेचनी है। और उसके पीछे जो वजह मुझे समझ में आई है पिछले 8-9 महीने में पैदल चल के, वो 3 वजह है। पहला, बिहार में भूमि सुधार को लेकर जो काम नहीं किया गया 75 साल में,
भूमि का मालिकाना हक वो किसी को पता ही नहीं। 60% बिहार के लोग आज भी भूमिहीन हैं। देश में सिर्फ 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 40% लोगों के पास जमीन है, उनमें 90% मतलब 40 में 35 आदमी 2 बीघे से कम का मालिक है। जमीनों का फ्रेगमेंटेशन इतना हो गया है परिवारों में बंटवारा होने की वजह से, यहाँ जो किसान है वो एकदम बहुत छोटा किसान है। तो खेती किसानी करने का जो यहाँ काम है वो कमाने का प्रयोजन नहीं है, वो खाने का प्रयोजन है। किसान वही उपजा पा रहा है जिससे उसका और उसके बाल बच्चों का पेट भर जाए। वो किसानी करके आमदनी का प्रयोजन नहीं है। सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही आमदनी कर रहे हैं। बाकी लोग खेती करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर वो खेत में मजदूर है। तो पहली खेती की जो समस्या है वो भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार के न लागू होने की वजह से। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर। बाढ़ यहाँ आता है, 50% खेती योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है, तो सब जानते हैं। लेकिन पैदल चलने के बाद मैंने ये देखा, महसूस किया कि बाकी के जो 50% जमीन है उसका भी एक बड़ा हिस्सा या तो वहां पानी के अभाव में वो सूखे से प्रभावित है, या दूसरी एक और जो बड़ी समस्या है सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के नदियों के रास्ते बदलने से जमीन के कटाव की। और सिवान के बाद जब अगर आप चलेंगे तो सिवान, छपरा, वैशाली और अभी समस्तीपुर में शुरू किया है मैंने, यहाँ पर जल जमाव की जो चौवर की जो समस्या है, हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पानी लगा हुआ है, एक बार लग गया तो 6 महीने साल भर वो पानी निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन या तो बाढ़ से लोग प्रभावित है या सूखे से, और दोनों से अगर बच गए तो जल जमाव और नदियों से होने वाले कटाव की वजह से परेशान है। लेकिन इन दोनों के बाद किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक हमें समझ में आई है वो है उनके फसलों के दाम का न मिलना। इन सारी परेशानियों के बावजूद बिहार में जो किसान पैदा कर रहा है उसको उसके फसल के दाम नहीं मिलते हैं। मैं जिस समय में चला हूँ ये समय में धान की कटाई हुई है गांव गांव में। 90% से ज्यादा लोगों ने बताया कि धान उन्होंने 1200 से 1500 के दर से बेचा, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कमोवेश यही स्थिति गन्ने की रही है, क्योंकि चंपारण, गोपालगंज, सीवान वाले, छपरा वाले एरिया में गन्ने की खेती पहले बड़े पैमाने पर होती थी। चीनी मिलों के बंद होने की वजह से गन्ने के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से मिलों के मनमानी या बिचौलियों के हाथ में है, उनको अपनी फसल का दाम नहीं मिलना है। इसका एक सरकारी आंकड़ा आपको बता देता हूँ। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही किसान सरकारी मूल्य पर बेचा है किसान ने, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1। अक्सर हम लोग कहते हैं कि पंजाब में किसान बहुत अच्छा है। तो आपके लिए बता देता हूं, पंजाब में पिछले 10 साल में 70% गेहूं, 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य या उससे ऊपर के भाव पर बेचा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर बिका है। इसका एक आर्थिक अनुमान निकाला गया है, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बिहार में जो किसान फसल पैदा कर रहे हैं अलग अलग, उनको सही मूल्य न मिलने की वजह से हर साल का उनका घाटा है 20 से 25 हजार करोड़ रुपया। मतलब सारी परेशानियों के बाद किसान जो पैदा कर रहा है उसका दाम न मिल पाने की वजह से यहाँ के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। तीसरा और अंतिम जो एक बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो मैं देख रहा हूँ, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। शिक्षा व्यवस्था यहाँ कभी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं स्वयं यही सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, लेकिन आज जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से स्कूली शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। स्कूलों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और कॉलेज की जो छवि है वो डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पर है। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। कई लोगों को आपको हमको ऐसा लगता है
कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब होने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, ऐसी बात नहीं है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि अगर मान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से स्कूली शिक्षा खराब हो गई है, तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, कॉलेज में तो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बिल्डिंग है, बच्चे हैं, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? मेरी समझ से अभी 2500 गांव में चलने के बाद जो मेरी समझ बनी है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो समायोजन था वो ध्वस्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, और कॉलेजेस में जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तीनों है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो जब तक इस समायोजन को पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं खत्म हो सकती। 1 मिनट में एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने लगातार पिछले 3-4 महीनों से ये कहा है कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी उनके 17 साल 18 साल का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़े काला अध्याय के तौर पर माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होके एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए तो टूटी हुई सड़क बन सकती है, नहर में पानी फिर से आ सकता है, बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन भी जाए, तो भी इन लोगों को शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। इसलिए जब भी इतिहास इस कालखंड का लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना नीतीश कुमार के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हुई, तो किस परिणाम देखते हैं? देखिए, मैं इन विषयों से अपने आप को अलग ही रखता हूँ आजकल, लेकिन उत्तर प्रदेश के जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, प्रधानमंत्री ने एक शाम को जब विजय की सभा की उन्होंने, उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट 24 का संकेत देता है। तो मैंने उसका काउंटर करते हुए एक ट्वीट किया था कि भाई हर चुनाव एक अलग चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से 24 का चुनाव फैसला नहीं होता है। वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, देश का चुनाव 24 में होगा। कौन जीतेगा वो बात अलग है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव 24 लोकसभा के चुनाव का संकेत नहीं देता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी और 14 में भाजपा वहां पर 73-80 में 73 सीट जीत कर आई। कमोवेश वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है। इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है। तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती। और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो।
जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे की जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है। लोग आरोप लगाते रहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं। तो चलिए ना, लोगों के आरोप का क्या है? लोगों का काम है कुछ कहना, कुछ भैया हमको कहेंगे। हम क्या कर रहे हो आपके सामने है। मैं रोज कहता हूँ कि आप मैं जो कह रहा हूँ इस पर भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए, जांचिए, परखिए। ए टीम वाले जमीन पर है ही नहीं, हम उनका बी टीम अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के गांव गांव घूम रहे हैं। मतलब आपका भी तो कोई अपना सेंस होना चाहिए। अगर मैं भाजपा का बी टीम हूँ तो भाजपा के लोग जमीन पर नहीं है, और बी टीम का जो आदमी है वो मतलब हम अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर गांव गांव पैदल चल रहे हैं। हम पागल हो गए हैं। जो 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 कह रहा है ए टीम बी टीम, उसको कहिए ना कि मैं इस गर्मी में 5 दिन खाली पैदल चल के दिखा दूं। मैंने आज नहीं शुरुआती दिनों में ही कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, समाधान यात्रा पर नहीं। उस समय मैंने कहा था कि अगर आपको है दम तो सुरक्षा हटा दीजिए, या सुरक्षा लेकर किसी एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दीजिए। नीतीश कुमार और ये जो नेता यहाँ पर बड़े बड़े हैं, किसी एक गांव पंचायत में लोग पैदल चल के दिखा दें। सुरक्षा लेकर नहीं चल सकता है। सर, ये क्वेश्चन है कि आपने कई राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया, बिहार से आप ताल्लुक रखते हैं। बिहार में जिनकी सरकार बनती है वो लगातार 10 से 15 साल बाद होते हैं, बाकी की स्थिति नहीं सुधरती है। इसको सुधारने का आपके नजरिया क्या है, कैसे सुधारा? भैया, इस सुधारने का जो तरीका है जो रोज हम बता रहे हैं वही जन सुराग का उद्देश्य है। कि सुधरेगा तब जब लोग इसको सुधारना चाहेंगे। आप और हम 5 वर्ष बिहार की हर समस्या पर चर्चा करते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको भुगत रहे हैं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो हम लोग वोट उन समस्याओं पर नहीं करते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं। वोट हम लोग जाति पर करेंगे, वोट धर्म पर करेंगे, पुलवामा पर करेंगे, 5 किलो अनाज पर करेंगे, वोट हम लोग सिलेंडर के लिए करेंगे, वोट हम लोग मोदी जी का चेहरा देखकर करेंगे। तो मैं रोज ये गांव गांव में जो पूरे अभियान में बता रहा हूँ, ये आपका भ्रम है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं और नेता काम नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है कि जिन विषयों पर भी आपने वोट दिया है वो काम कम या ज्यादा बिहार में भी हो रहा है। आपने वोट दिया राम मंदिर के लिए, तो बिहार में नाली, गली, सड़क, विद्यालय, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, तो बिहार में कितना भी चोरी और भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, हर घर सिलेंडर आया है। आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए, तो बिहार में चाहे कितनी कुव्यवस्था है, हर घर में बिजली आ गई है, बिल चाहे 6000 है चाहे 8000 है। बिहार में आपने वोट दिया मोदी जी को चेहरा को देख कर, लोग कहते हैं ऊपर देख के वोट दिए, मोदी जी को चेहरा देख के वोट दिए। तो चाहे आपके हमारे बच्चों का चेहरा मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी अखबार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिहार में लोगों ने वोट किया गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री लग रही है और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। तो मैं तो लोगों को रोज ये बता रहा हूँ कि कौन से विषय पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला। 2500 गांव में अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो, मैं हर सभा में लोगों को ये कहता हूँ, शपथ दिलाता हूँ कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि आपने अपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक बिहार के किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति ने बच्चे के सर पर हाथ रखकर नहीं बोला है कि हमने शिक्षा पर वोट दिया है। लोग ये मानते हैं कि हमने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, हमने रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, हमने अपने फसल के नाम के लिए वोट नहीं दिया। तो सीधी बात है कि जो चीज चाहिए उसके लिए आपको वोट करना पड़े। दूसरी बात लोग कहते हैं कि अगर हम इस पर वोट करें भी तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। तो जन सुराज का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से, समाज में जो इस तरह के लोग हैं, उनको गरीब हो, अमीर हो, अगड़े पिछड़े, हिंदू मुसलमान जो भी है, उनको छूट कर निकाला जाए और समाज के सामने एक विकल्प दिया जाए, ताकि एक बेहतर लोग को चुनने का अवसर आपके पास हो। और अगर ये दोनों बात हो जाए, लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करें, उनके सामने अच्छे लोगों का विकल्प हो, तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। ये जरूरी है कि इन लोगों के पास एक सोची समझी कार्य योजना भी है। तो जन सुराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि सेक्रेटेरिएट में बैठ के अफसर कार्यक्रम न बनाएं,
समाज की मदद से अगले 10 वर्ष में बिहार को विकसित बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इन 10 विषयों पर 10 साल का एक विजन कार्यक्रम बनाया जाए, जनता को चुनाव से पहले दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति ये देख सके कि आप शिक्षा को बिहार में कैसे सुधारेंगे, कैसे लोगों को यहाँ रोजगार देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगा और 10 लाख लोगों को नौकरी दे देगा। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कैसे 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, ताकि लोग उसको पढ़ें, देखें, समझें, ठीक लगे तो उसको अपनाएं। तो ये 3 जो उद्देश्य हैं, घर घर, गांव गांव जाकर लोगों को बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दूसरा, उनके सामने एक बेहतर लोगों का विकल्प बनाना। और तीसरा, एक ऐसी योजना जो अगले 10 साल में बिहार के लोगों के द्वारा बनाई गई हो और अगले 10 साल में बिहार को विकसित राज्य में बनाने के लिए हो। ये तीनों चीज के समायोजन से ही बिहार को सुधारा जा सकता है। बिहार में सर जाति फैक्टर जो बिहार को कुपोषित बनाने के मेरे भाई, जाति का जो फैक्टर है ये 1000 बार हम बता चुके हैं। इस सवाल को आज से नहीं, पिछले 1 साल से बता रहे हैं। जैसे बिहार में कई विषय हैं, वैसे जाति भी एक फैक्टर है। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं। ये तो आप मानिएगा कि बिहार में भाजपा को मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, ये बता दीजिए। वो तो लोकसभा था। तो भाई लोकसभा, अभी तो लोकसभा ही है ना 24 में। तो अगर आप कह रहे हैं कि जाति पर ही वोट पड़ा है, तब तो मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। 20% जो मुसलमान है वो तो जाति पर नहीं वोट दे रहा हो, तो भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहा है। तो ये आपका बहुत सरलीकरण है ये कहना कि हर चीज जाति पर ही हो रहा है। जाति एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन एकमात्र विषय नहीं है। जाति के साथ साथ दूसरे और भी पहलू है। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, काम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। प्रशांत किशोर का रोल यही है कि जन स्वराज को जितना मजबूत किया जा सके वो किया जाए। पदयात्रा करते रहेंगे, लोगों को जगाना, समझाना। लोग आपस में मिलकर अपना उम्मीदवार तय करेंगे। तो आपने देखा एमएलसी के चुनाव में जहां 5 जिलों में मैं पैदल चल के गया, लोगों ने एक निर्दलीय व्यक्ति को, उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया, तो जन स्वराज ने उनकी मदद की, वो जीत कर आया। तो लोकसभा के दौरान अगर जितने जगहों पर हम लोग पैदल चल के गए होंगे, वहां पर अगर जनता चुनकर अपना उम्मीदवार देती है तो जन स्वराज और प्रशांत किशोर उसके पीछे मदद के लिए खड़े होंगे। फिर वही बात आप पूछे जा रहे हो। भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग तय करेंगे, मेरा काम है पदयात्रा करना। पदयात्रा का उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया। इस दौरान हम तो पदयात्रा ही करते आए हैं। एमएलसी लोगों ने चुन कर दिया किसी को भी इनको एमएलसी के लिए लड़ाया जाए, वो लड़े। हमने तो उनके पदयात्रा उसके नहीं रोकी। हम जाकर कोई चुनाव का प्रचार नहीं किए। अपनी ओर से जो मदद कर सकते थे मदद किए, लोगों ने जिताकर उनको लाया है। वही चीज आगे भी आप देखिएगा। जो चुनाव हो रहा है, अभी कुछ लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, तो जहां पर पदयात्रा हो गई है, जन स्वराज से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो जन स्वराज का झंडा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको जो मदद हो सकती है वो किया जाएगा। देखिए, कौन शास्त्री आए कौन गए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और समाज से इससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। भाई, कोई बाबा, कोई साधु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ढोगी, जो आता है आए। लोकतंत्र है, जिसको जाना है जाए, जिसको उनकी बात सुननी है सुने, जिसको नहीं सुनना है न सुने। आपका बस ये कोई राजनीति और समाज का ये विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, वो बिहार में आ जाएंगे, उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी। और उनको आने से रोक दिया जाएगा तो उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, रोजगार हो जाएगा। ये बेफजूल की बातों में लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। अरे कोई आए कोई जाए, 13 करोड़ लोग रहते हैं, जिसको रोज कोई ना कोई साधु घूम रहा है, कोई ना कोई ठग ढोंगी घूम रहा है। हम कौन है ये बताने वाले कि वो साधु हैं, कि सिद्ध पुरुष है, कि ढोंगी है, कि ठग है? जो लोग उनको सुनने जा रहे हैं, जो लोग उनको समझने जा रहे हैं, वो जाए, अपना निर्णय ले। लोकतंत्र है, उनको स्वतंत्रता है। जो आपको से यात्रा को मजबूत करे कुछ समय जो आपके साथ सब यात्री चल रहे उनके साथ क्या दोबारा सारे जुड़ेंगे। सारे जो
जितने लोग इस अब कैंप में अभी रह रहे हैं सारे लोग इसी जगह से फिर से पदयात्रा इसी फॉर्मेट में, इससे कुछ बड़ा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। जो काम जिस तरीके से चल रहा है उसी फॉर्मेट में फिर वापस वैसे ही शुरू होगा। तो वीरेंद्र शास्त्री जी का फोटो जो बीजेपी कार्यालय के सामने लगाने का क्या तात्पर्य? और अब तो भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए, बीजेपी किसका फोटो लगाती है? मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब वीरेंद्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए। पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब वीरेंद्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे, ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि राम जी पर भरोसा। आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया। अब आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसका भी फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं? बजरंग बली आ रहे हैं सर। भैया जो भी आ जाए, फिर आप हमको बेकार के सवाल में मत उलझाइए। हमने एक बार में आपको बोल दिया, उनकी तरक्की कितनी हो रही है तो आपके आंख के सामने है। सर, आपका ये व्यापक उद्देश्य जनहित के लिए और बिना मानसिकता को परिवर्तित किए क्या ये सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मेरा तो ये पूरा जो प्रयास है वो इसी विचार पर आधारित है कि जब तक समाज में लोगों को जागृत नहीं किया जाएगा तब तक राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, हम कहाँ हमने दल बनाया है, हम तो समाज के स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं। अब स्वाभाविक तौर पर बिहार में ऐसा कोई प्रयास पहले कभी हुआ नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे क्या होगा। देखिए, एक एमएलसी अफाक अहमद जीते तो लोगों की ज्यादा दिलचस्पी उसमें है। जो विचार, जो प्रयास हम कर रहे हैं वो तो अफाक अहमद जीतने के पहले उतने ही ईमानदारी से कर रहे थे, अभी भी उतनी ही ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन समाज को, आपको भी पत्रकारिता करते करते वही आदत लग गई है। आप भी वही वीरेंद्र शास्त्री, जातीय जनगणना, कौन जीता कौन हारा, आप लोग भी समाज के स्तर पर चेतना आ रही है कि नहीं, कुछ बदल रहा है कि नहीं, लोग सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपने जाति की बात की, आपने ये नहीं पत्रकार के तौर पर देखने समझने का प्रयास किया कि पिछले 9-8 महीनों से हम हर जाति, हर गांव में गए, कहीं आपने सुना कि किसी जाति ने विरोध किया हो इसका, किसी जाति के लोगों ने इसका स्वागत न किया हो, किसी जाति विशेष ने कहा हो कि नहीं ये हमारा इससे सरोकार नहीं है। आइए, आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, आपके बच्चों की जो समस्या है वो सबकी है। हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए, वोट कीजिए, सजग बनिए। आप किसी जाति को, उनसे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।